अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आकिब है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल साइंस कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा से एमफिल एनिमल न्यूट्रिशन कर रहा हूँ। आज मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूँ वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फीडिंग इंग्रेडिएंट्स, एवेल्यूएशन एंड देयर यूजेस। इस टॉपिक में हम डिफरेंट फीड इंग्रेडिएंट्स की एवेल्यूएशन करेंगे, उनकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे और उनका यूज़ देखेंगे हम उनको फीड फार्मूलेशन या फीड में कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मेज़ है। मेज़ जिसको हम अपनी ज़ुबान में मकई भी कहते हैं। मेज़ को हम एनर्जी एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला इंग्रेडिएंट है फीड में। इस, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इसका जो एनर्जी वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। दूसरा, ये हमें इजीली अवेलेबल होता है। जब मेज़ की हमने परचेजिंग करनी है तो उसमें हमने चंद बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो इसका मॉइस्चर है। जो एक आइडियल मॉइस्चर माना जाता है मेज़ का वो 12% होता है, लेकिन पाकिस्तान में ये 14% तक भी परचेज़ कर ली जाती है। उसकी वजह ये है कि यहाँ मकई की पैदावार ज़्यादा होती है। अब इसके बाद जो हमने इसकी फ़िज़िकल एवेल्यूएशन में देखना है वो है मॉइस्चर। इसकी फंगस देखनी है ये आया कि उसकी जो मकई के दाने उनको फंगस तो नहीं लगी हुई। उसके बाद हमने ये देखना है कि वो ब्रोकन ना हो। उसके बाद इसमें देखना है कि इसमें फ़ॉरेन पार्टिकल्स ना ऐड ना किए हों या कोई मिलावट ना की हो। अब मेज़ की सीपी की बात की जाए तो वो 8.5 होती है और इसकी जो मेटाबोलाइजेबल एनर्जी होती है वो 3330 होती है। उसके बाद जब इसके लैब टेस्ट की बात की जाए तो लैब टेस्ट में मॉइस्चर आ जाता है। उसके बाद हम टॉक्सिन का टेस्ट भी लगाते हैं इसमें। वो भी कभी कभी लगाया जा सकता है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, काफ़ी फीड मिल उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वीट ब्रान आ जाता है। वीट ब्रान एक एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज़ होता है। इसकी जो सीपी है वो 16% होती है और इसकी एमई है वो 1580 के करीब होती है। इसमें जो हमने टेस्ट लगाना है इसका लेबॉर्ट्री में वो ऐश का होता है और दूसरा सैंड सिलिका का लगाया जाता है। उसके बाद आ जाती है राइस पॉलिश। राइस पॉलिश भी एक एनर्जी के तौर पर यूज़ की जाती है फीड फार्मूलेशन में। इसकी जो सीपी होती है वो 11 होती है और इसकी जो मेटाबोलाइजेबल एनर्जी है वो 2750 है। अब इसमें जो हमने इसकी फ़िज़िकल एवेल्यूएशन में देखनी है वो इसका ऑयल कंटेंट चेक किया जाता है। हम इसको अगर राइस पॉलिश को मुट्ठी में लेके दबाएं और अगर ये आपस में जुड़ जाएं तो इसका ऑयल कंटेंट अच्छा समझा जाता है। अगर ये आपस में ना जुड़ें तो इससे पता चलता है कि इसमें ऑयल की जो मकदार है वो कम है। उसके बाद जो हम इसमें लैब में इसका टेस्ट लगाते हैं वो पीओवी का होता है, पेरोक्साइड वैल्यू। उसके बाद क्रूड फाइबर लगाया जा सकता है इसके अंदर। सैंड सिलिका का टेस्ट लगाते हैं कि आया कि इसमें मिलावट तो नहीं की सैंड की। ये राइस पॉलिश जो राइस की बाई प्रोडक्ट होती है। उसके बाद कॉटन सीड आ जाता है। कॉटन सीड एज इंग्रेडिएंट तो नहीं यूज़ होता। ये इसकी जो कॉटन सीड मील्स बनाई जाती हैं, जो कॉटन सीड मील्स प्रोड्यूस होती हैं वो एनर्जी सोर्स के तौर पर, सॉरी, प्रोटीन सोर्स के तौर पर ये यूज़ होती है। इसको एनर्जी और प्रोटीन दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसमें जो हम लेबॉर्ट्री टेस्ट लगाते हैं वो सीपी लगाते हैं, इसकी ऐश लगाते हैं, उसके बाद इसका फाइबर लगाते हैं और इसमें जो सीपी कंटेंट रहता है वो 41% होता है और इसकी जो एमई होती है वो 2350 होती है। इसका जो एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर होता है वो गोसीपोल होता है, जिसकी वजह से इसको फीड में तकरीबन कम ही यूज़ किया जाता है। उसके बाद कॉटन सीड केक आ जाता है। कॉटन सीड की केक को हम ऐसे कह सकते हैं कि ये प्रोटीन की रिप्लेसमेंट के तौर पर यूज़ होता है। जब सोयाबीन मील अवेलेबल ना हो तो हम कॉटन सीड केक यूज़ करते हैं। ये एक अच्छा प्रोटीन सोर्स समझा जाता है। आप इसको फोडर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सोयाबीन मील आ जाता है। सोयाबीन मील
को यूज़ करने की सबसे बड़ी वजह इसके प्रोटीन कंटेंट होते हैं, और ये पाकिस्तान में अवेलेबल तो नहीं होती है, ज़्यादातर बाहर से इंपोर्ट की जाती है। अब सोयाबीन के जो लेबॉर्ट्री टेस्ट होते हैं वो उसमें KOH सोलबिलिटी होती है। KOH सोलबिलिटी ये शो करती है कि सोयाबीन मील कुकड ज़्यादा अंडर कुकड है और ओवर कुकड है, या इसको सही हीट लगी हुई है। अगर उसकी KOH सोलबिलिटी की जो ज़्यादा आएगी तो इसका मतलब है कि ये अंडर कुकड है। अगर वो KOH सोलबिलिटी कम आती है 80 से, तो वो उसका मतलब होता है कि ये ओवर कुकड है। ये 80-90 के दरमियान रहनी चाहिए। अब इसकी जो CP होती है 48 होती है, और इसकी जो मेटाबोलाइजेबल एनर्जी है वो 2550 होती है। अब इसमें दो कैटेगरीज आती हैं, एक लो प्रोटीन और एक हाई प्रोटीन। लो प्रोटीन की जो होती है सोयाबीन, वो 44 के करीब होती है, और हाई प्रोटीन 46। इनकी प्राइस भी इस लिहाज से डिफरेंस होता है उनमें। सनफ्लावर सीड ये प्रोटीन सोर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये फीड मील में एज अ मील के तौर पर यूज़ होता है जब इनका यूज़ किया जाता है। कनोला सीड्स, कनोला सीड को भी हम मील के तौर पर एक यूज़ किया जाता है। इसका मील ही फीड मिलिंग में यूज़ होता है। उसके बाद इसकी जो CP होती है वो 36.5 होती है। उसकी जो ME होती है वो 2000 होती है। ये भी एज अ प्रोटीन सोर्स यूज़ किया जाता है। कनोला मील में जो एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर होता है वो टैनिन होता है। उसके बाद रेपसीड मील आ जाता है। रेपसीड मील भी डाइट में एज अ प्रोटीन सोर्स यूज़ किया जाता है। उसके बाद ग्वार मील आ जाता है। ग्वार मील भी एज अ प्रोटीन सोर्स यूज़ किया जाता है, और इसकी आइडेंटिफिकेशन इसके कलर से की जाती है। CGM कॉर्न ग्लूटेन मील 30%। इसको 30% इसलिए कहते हैं कि इसमें जो प्रोटीन कंटेंट है वो 30% होता है। अब ये बायो प्रोडक्ट होता है ग्लूटेन इंडस्ट्रीज़ का, और वेट मिलिंग ऑफ कॉर्न। इसकी जो CP होती है वो 30% होती है। उसके बाद CGM 60% रहता है। CGM 60% का मतलब है कि कॉर्न ग्लूटामिन 60%, इसमें जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो 60% होता है, और इसका जो इंक्लूजन लेवल है फीड में वो 15% है। अगर इसको 15% ज़्यादा देंगे तो एग यॉक पिगमेंटेशन हो सकती है। फीडर मील, फीडर मील अगर प्योर फीडर मील जो होता है वो अनडाइजेस्टेड होता है, और 2% से ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता फीड में। जो इसकी CP होती है वो 85% होती है, और इसकी ME 3000 होती है। और इसमें जो लैब टेस्ट लगाए जाते हैं वो सैंड सिलिका लगाया जाता है, CP लगाई जाती है, लेदर का टेस्ट लगाया जाता है कि लेदर की इसमें मिलावट तो नहीं की गई। उसके बाद बोन मील आ जाता है। बोन मील एज अ कैल्शियम एंड फास्फोरस के सोर्स के तौर पे यूज़ होता है, और इसको हम 5% से ज़्यादा यूज़ नहीं करते। उसके बाद DCP आ जाता है। DCP भी कैल्शियम एंड फास्फोरस के सोर्स के तौर पे यूज़ होता है। इसमें 21% कैल्शियम होती है और 20% फास्फोरस होती है। उसके बाद यूरिया आता है। यूरिया एक जो फीड में यूज़ होता है वो NPN के तौर पर यूज़ होता है। NPN मीन नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन, और ये भी एक प्रोटीन सोर्स के तौर पे यूज़ होता है। इसकी जो CP होती है वो 288% होती है। उसके बाद मिनरल मिक्स आ गया है। मिनरल मिक्स में मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स होते हैं, मसलन के कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, सेलेनियम, आयोडीन। ये फीड मिल में एज अ मिनरल सोर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। कॉमन साल्ट जो आम साल्ट होता है वो फीड मिल में यूज़ किया जाता है। उसके बाद क्रूड ऑयल आ जाता है। क्रूड ऑयल की जो एनर्जी होती है वो 8800 होती है, और ये एनर्जी इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट से ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। उसके बाद मोलेसिस आ जाता है। मोलेसिस टेस्ट के लिए भी यूज़ होता है। उसके बाद ये एपिटाइट के तौर पे यूज़ होता है। उसके बाद
ये डस्टीनेस को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है फीड में, और ये शुगर की बाई प्रोडक्ट होती है। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स की आइडेंटिफिकेशन और यूज़ को हमने देखा। जब फीड फार्मूलेशन की जाती है तो इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के यूज़ और इनकी CPME को सामने रखी की जाती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।